कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बारी राज्यसभा की। महिला आरक्षण की लड़ाई जो 27 साल पुरानी लड़ाई है और अब 27 साल बाद उस मकाम पर है जहां से महिलाओं के लिए लोकसभा में, देश की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का सपना सच होने वाला है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले विपक्ष की तरफ से बिल का समर्थन तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ किंतु परंतु भी जोड़े जा रहे हैं। कुछ इफ एंड बट आरक्षण में आरक्षण का नुक्ता जोड़ा जा रहा है। इस सब के बीच लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी और यही राज्यसभा में इस महिला आरक्षण बिल की आप कह सकते हैं आखिरी परीक्षा। तो महिला आरक्षण बिल को बीजेपी बड़ी कामयाबी बता रही है। एबीपी न्यूज के हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर विकास भदौरिया के साथ बातचीत में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है ये बिल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए है। तो एबीपी न्यूज से बातचीत की है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं वीडी शर्मा, और उनकी तरफ से बताया गया है कि किस तरीके से ये बिल जब अमल में आ जाएगा तो इससे महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। सुनिए जरा ये खास बातचीत। से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अब सरकार की कोशिश है कि इसे बिना किसी रुकावट के राज्यसभा से भी आज पास करा लिया जाए। लेकिन जब ये बिल पास हो रहा था तो चर्चा के दौरान ये कहा जा रहा था कि इस बिल का कनेक्शन चुनावों से है, 2024 के चुनावों से और आने वाले विधानसभा के चुनावों से। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वीडी शर्मा जी, क्या इस महिला आरक्षण बिल का चुनाव से कनेक्शन है? क्या मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिलने वाला है बीजेपी को? महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा के अंदर पारित हुआ है और ध्वनिमत के साथ पारित हुआ है। ये बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल पावर के कारण से, और ये इतनी बार 4 बार लगातार ये बिल आया लेकिन पारित नहीं हुआ। एक बार राज्यसभा में हुआ था लेकिन बाद में इसको फाइनली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बिल कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल किसी लाभ के लिए नहीं है। ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया, माननीय अमित शाह जी ने कल अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि हम केवल लाभ के लिए चीज़ों को लेकर के नहीं आते। ये बिल जो आया है ये देश के लिए और एक आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आज ये बिल देश की संसद ने पारित किया है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनका ही बिल पावर है कि आज ये साकार रूप ले रहा है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी या सरकारें बिना किसी लाभ के कोई भी कदम नहीं उठाती हैं। महिला बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पिछले 3 चुनावों में देखा गया है, उनका वोट प्रतिशत जो है पुरुषों की तुलना में बढ़ा है, और जब ये वोट प्रतिशत बढ़ा है तो बीजेपी भी सत्ता में आई है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही दिख रहा है। मध्य प्रदेश में तो मामा की सरकार है, मामा की बहनें और भांजियाँ नहीं वोट करेंगी, क्या इस बिल से उनको खुशी नहीं होगी? ये मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लिए क्या ज़रूरत है और उनके जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय इस बात के लिए कि समाज और देश को सशक्त बनाने में इनकी भूमिका क्या होगी। पॉलिटिकली जिसको जो लाभ मिलना है, जो अच्छे काम करने वाले दल हैं, अच्छे काम करने वाली सरकार है, अच्छे काम करने वाला नेतृत्व है, तो उसको नेचुरली पॉलिटिकली लाभ मिलता है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं होता है केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। समाज को सशक्त बनाने में इसकी जो भूमिका है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश के अंदर जो भी निर्णय किए वो इसी आधार पर किए हैं। इसलिए महिला जो आरक्षण का बिल अभी जो आया है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि समाज की ये ज़रूरत है 50% आबादी को कैसे हम सशक्त बनाएंगे। और एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में
मध्य प्रदेश के अंदर 44 लाख लोगों को अवसर मिला है, तो उनका स्वामित्व किसके पास है? बहनों के हाथ में मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना हमारी सरकार ने लागू की है, तो 1,30,00,000 महिलाओं को पहले 1,000 रुपये उन्हें हम सशक्त बनाने के लिए, सम्मान के लिए देते थे, आज उन्हें 1,250 दे रहे हैं। तो ये प्रयास केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, ये प्रयास महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ समाज सशक्त कैसे बनेगा उसमें महत्वपूर्ण। समाज को तो अब सशक्त आप इस कानून को लागू करके तुरंत बना सकते थे, लेकिन सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि ये बिल अब 2029 से लागू होगा, परिसीमन के बाद लागू होगा। बिना परिसीमन के आज भी लागू किया जा सकता था, पुराने बिल में तो ऐसे ही प्रावधान था जो पास नहीं हो पाया। कल आपने देखा होगा माननीय अमित जी ने बहुत स्पष्ट कहा अपने रिप्लाई के अंदर, संविधान के दायरे में और इसकी जो कमेटी बनी है, निष्पक्षता के भाव के साथ उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर परिसीमन होगा, और परिसीमन होने के बाद जो सेंसस के साथ जो परिसीमन होगा उसके आधार पर संवैधानिक व्यवस्था में तय होगा। कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि इस बाद में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और कोर्ट का इशू बन जाए, तो बहुत स्पष्ट किया है। तो इसलिए सेंसस और परिसीमन ये दोनों चीज़ों के साथ सीटों का बढ़ना या महिला आरक्षण में उन्हें जो अवसर मिलेगा, तो कानूनन जो आवश्यक है उसके अनुसार निर्णय इस पर आगे होंगे। लेकिन दक्षिण के राज्यों की चिंता है कि उनकी आबादी कम है, परिसीमन जब होगा सेंसेक्स के आधार पर, तो उनके राज्यों की आबादी कम होने की वजह से उनको लोकसभा सीटें उनकी उस तादाद में नहीं बढ़ पाएंगी जिस तादाद में उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ रही है, तो उनकी भी अलग चिंता है। तो परिसीमन के बाद तो उनको नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए इसके बारे में जो चर्चा में सारे बिंदु जो आए हैं उससे मुख्य तौर पर यही है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट और बिना किसी उसके, इसलिए कमेटी और उसका जो निर्णय होगा वो किसी प्रकार की चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए पूरे देश के अंदर क्या ठीक तरीके से, और जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ जो चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने भी कल यही कहा कि इसमें कोई सरकार का काम नहीं है। आज बिल पारित हो गया, अब इसमें वो जो कमेटी है वो सारी चीज़ों को इसको लेकर के करेगी।